मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। आज इंटरव्यू का 20वां सेशन नंबर 20 पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। आज भी कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और अब देखिए, रिजल्ट का जो सिचुएशन है अब बहुत ही जल्द आने वाला है। धीरे धीरे 2 माह लगभग 1.5 माह लगभग बीत चुका। रिकॉर्ड टाइम में इस बार आपका रिजल्ट आने वाला है। आज भी आ सकता है या अगले कुछ दिनों में निश्चित रूप से आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपका कंफर्म है कि जो आपका इंटरव्यू का आयोजन होगा वह निश्चित रूप से मई में ही होगा। अभी भी समय है। जिन्होंने अभी तक इंटरव्यू की तैयारी नहीं शुरू की है और उनको भरोसा है, थोड़ा भी भरोसा है कि इंटरव्यू कॉल हो सकता है, तो निश्चित रूप से तैयारी शुरू कर दीजिए। अब और इंतज़ार नहीं कीजिए। तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी में किसी भी तरह की समस्या आ रही है 9661163344 पर मैसेज करें और पेड ग्रुप से जुड़कर वहां पर सारे PDF और रेगुलर क्लासेस को आप प्राप्त कर सकते हैं। उससे बहुत सारे कैंडिडेट्स लाभ उठा रहे हैं, आप भी लाभ उठाइए। अभी आपकी मनोस्थिति को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। यह आपके करियर का, सिविल सेवा में करियर का निर्धारक बनने वाला है। इसके बाद केवल और केवल एक स्टेप बचे हुए हैं इस स्टेप को क्लियर करने के बाद। लेकिन अपने परिश्रम पर भरोसा रखिए, पूरा भरोसा रखिए। अगर आपने अच्छा किया है तो रिजल्ट अच्छा रहेगा। बाकी चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। और रिजल्ट के पूर्व जो एक नेगेटिविटी का थोड़ा सा आता है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मन में ये प्रश्न हमेशा से उठता रहता है। जो शायद टॉपर बनने वाले हैं उनके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इंटरव्यू कॉल होगा या नहीं होगा, है ना। अपने उस ईश्वर पर भरोसा रखिए जिनको साक्षी मानकर आपने परिश्रम दिन रात एक करके किया था, है ना। आपका रिजल्ट मिस नहीं करेगा। आज भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो JPSC का मेडिकल टेस्ट होता है उस संदर्भ में हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। JPSC के द्वारा मेडिकल टेस्ट का आयोजन सामान्य रूप से सदर हॉस्पिटल रांची में कराया जाता है। यहाँ पर जो मुख्य तत्व होते हैं मेडिकल टेस्ट के, उसमें यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और एक आई टेस्ट को मैं शामिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप तीनों टेस्ट को पहले ही करवा लेंगे जैसे ही आपका रिजल्ट आता है संबंधित विशेषज्ञों से मिल करके, है ना। तो इससे क्या होगा कि अगर ब्लड में किसी भी तरह हल्का फुल्का डायबिटिक होने का कुछ भी सिम्टम पाया जाता है तो आप उस दिन एक टैबलेट लेकर के जा सकते हैं। जिस दिन मेडिकल टेस्ट आपका होगा तो जो ब्लड शुगर रिपोर्ट है वो नॉर्मल होगा, और सारा अगर नॉर्मल रहता है तो भी आप निश्चिंत हो जाएंगे कि ठीक है, चलो हमारा जो है सारा नॉर्मल है। क्लियर। इसलिए इसको ज़रूर आप लोग करवा लेंगे। आज जो मैंने पहला टॉपिक चुना है कि झारखंड में जो हाल बिजली समस्या उत्पन्न हुई है और उसका समाधान क्या है, बोर्ड के द्वारा पूछा जा सकता है। हाल ही में आप देख रहे हैं कि झारखंड जो जल संसाधन से परिपूर्ण है, कोयले के संसाधन से परिपूर्ण है, फिर भी यहाँ पर बिजली संकट कैसे उत्पन्न हो गई, इसका समाधान क्या है, पूछा जा सकता है बोर्ड के द्वारा। इसमें आपको जो उत्तर देना है, सर हाल में जो बिजली समस्या उत्पन्न हुई है निश्चित रूप से झारखंड के लिए चिंतनीय विषय है, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों की दृष्टि से, कोयला और जल संसाधन की दृष्टि से झारखंड एक अत्यंत समृद्ध राज्य है। चूँकि बोर्ड के द्वारा आपको कोयला और जल संसाधन की ओर ध्यान दिलाया गया है, इसलिए इसका थोड़ा सा चर्चा कर लीजिएगा। अगर सिंपल पूछा जाता है कि बिजली संकट के क्या कारण है, समाधान बताइए, तो नहीं भी चर्चा करते तो चलता, लेकिन उन्होंने चर्चा किया है तो आप भी चर्चा कर दीजिए। तो इसके कई कारण मुझे प्रतीत होते हैं सर। जैसे कोरोना काल में बिजली की डिमांड अत्यधिक बढ़ी थी, और जो बिजली की डिमांड बढ़े वह डिमांड फिर घटे नहीं। दूसरा, अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहे हैं, जिसके कारण बिजली की डिमांड स्वाभाविक रूप से बढ़ी हुई है। कोयले की आपूर्ति से संबंधित कुछ समस्याएं भी आई हैं, जिससे रेलवे विभाग के द्वारा ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बिजली संकट से सिर्फ झारखंड को, बिजली संकट का सामना सिर्फ झारखंड को करना पड़ रहा है, बल्कि कई पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में भी बिजली संकट गहराई हुई है। अलावा जो मुझे सर प्रतीत होता है कि झारखंड में प्राइवेट इकाइयाँ तेज़ी से बंद हो रही हैं और
झारखंड सरकार द्वारा अलग अलग समझौते के तहत दिल्ली, पंजाब, यहाँ तक कि केरल तक को बिजली की आपूर्ति की जाती है। हालांकि उसके लिए झारखंड सरकार को पैसे मिलते हैं, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर संकट गहरा जाता है। इसके अलावा झारखंड अभी भी परंपरागत स्रोतों पर ही निर्भर है, क्योंकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार झारखंड में सोलर एनर्जी से ओनली 29 मेगावाट का उत्पादन होता है। जहाँ तक समाधान की बात है सर, तो निश्चित रूप से जो हमारा आधार है परंपरागत ऊर्जा, उसको पहले मजबूत करना होगा, यानी कि जो कोयले की आपूर्ति है उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं हो, यह सुनिश्चित करना होगा। चूँकि कोयला संसाधन से झारखंड समृद्ध है, इसलिए बंद पड़ी कोयला खानों को यदि संभव हो, सुरक्षित हो, तो उन्हें शुरू करना होगा। डीवीसी पर निर्भरता हमें घटानी होगी। हमें एनसीएससी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के साधनों का तीव्रता से विकास करना होगा, क्योंकि झारखंड में इसके अत्यंत बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं को भी जागरूक करना होगा कि अनावश्यक रूप से बिजली का प्रयोग न करें, ऊर्जा का संरक्षण करें, बिजली चोरी को रोकना होगा और ट्रांसमिशन के दौरान जो लॉस होते हैं उस पर भी हमें ध्यान रखना होगा कि ट्रांसमिशन के दौरान कम से कम लॉस हो। निजी निवेश को इस क्षेत्र में बढ़ावा देना होगा, प्राइवेट इकाइयों को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा झारखंड सरकार के द्वारा जो भी समझौते किए जाते हैं, निश्चित रूप से राज्य हित और जनहित, झारखंड की जनता को हित को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिकता की सूची में रखते हुए इस तरह के समझौते किए जाएं, ताकि यहाँ बिजली की कमी ना हो। और भविष्य को ध्यान में रखते हुए, यानी कि यह एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2027 तक झारखंड में बिजली की डिमांड 2900 मेगावाट तक हो सकती है, जो वर्तमान में 2500 मेगावाट है। तो भविष्य की में जो हमारी एनर्जी डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए हमें प्लानिंग करनी चाहिए। इस तरीके से आप उत्तर दे सकते हैं। आज का जो मैंने दूसरा प्रश्न चुना है, यह सिचुएशनल किस्म का प्रश्न है। अगर बोर्ड के द्वारा आपको कहा जाता है कि यह बताइए कि अगर किसी भी क्षेत्र, किसी भी प्रखंड में आपको प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, तो आपकी प्राथमिकता की सूची में क्या होंगे, है ना। तो इसको भी थोड़ा अलग अंदाज में उत्तर दीजिए, तो इससे क्या होगा, बाकी लोगों से आपके उत्तर जो हैं निश्चित रूप से अलग हो जाएंगे। आपको जो उत्तर देना है, सिंपल सा ये बताना है कि सर किसी भी प्रखंड में मेरी नियुक्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर होती है, तो जो मेरी प्राथमिकता की सूची में होंगे वह होंगे बिजली और सड़क। चूँकि ये दोनों ऐसे आधारभूत तत्व हैं जो विकास के अन्य तत्वों को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर बिजली और सड़क किसी भी क्षेत्र में ठीक ठाक है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, लघु उद्योग इत्यादि के विकास की संभावनाएं स्वतः ही बढ़ जाती हैं। तो मेरी प्राथमिकता की सूची में मेरे अधिकार क्षेत्र में जो भी संभव होंगे, अलग अलग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो प्रोग्राम्स हैं उनका प्रयोग करते हुए, या सड़कों के निर्माण के संबंध में जो भी मेरे अधिकार हैं, तो वहाँ पर 2 स्तर पर वर्क होगा। जो भी क्षेत्र 12मासी सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं उनको 12मासी सड़कों से जोड़ने का प्रयास करूंगा। जिन क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति खराब है, तो वहाँ पर सड़कों की मरम्मती कराने का प्रयास करूंगा। इसके बाद जो दूसरी प्राथमिकता हमारी होगी, निश्चित रूप से मैं उस क्षेत्र के समस्याओं को समझने का प्रयास करूंगा। उसके लिए जनप्रतिनिधित्व और जनता के बीच से अन्य प्रबुद्ध लोगों के साथ वार्ता करने के बाद मैं निर्णय लूँगा कि यहाँ पर और क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसको मैं प्राथमिकता के स्तर पर सॉल्व कर सकता हूँ। क्या क्या यहाँ पर स्थानीय संसाधन हैं उसके बारे में मैं पता लगाने का प्रयास करूँगा, जिससे उन स्थानीय संसाधनों का अनुप्रयोग मैं रोजगार के साधनों में बदल सकूं। मैं तरह तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाऊंगा, जिसमें महिलाओं की, अनुसूचित जातियों, जनजातियों की उचित भागीदारी प्रदान करने का प्रयास करूंगा और उन्हें स्थानीय संसाधनों के अनुसार कुछ ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे उसे बाद में रोजगार के साधन के रूप में यूज कर सकें, और उन्हें वित्त और तकनीक की सहायता भी सरकारी स्तर पर मैं प्रदान करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा जो मेरी प्राथमिकता होगी सर, मैं निरंतर जन संपर्क में रहूंगा, जनता के सीधे संपर्क में रहूंगा। इसके लिए
कई तरह के उपाय मेरे द्वारा नए तरीके से नए प्रयोग भी किए जा सकते हैं। जैसे मैं पंचायतों का भ्रमण नियमित रूप से करूँगा। इसके अलावा प्रखंड स्तर पर मैं जनता दरबार का आयोजन भी नियमित रूप से किया करूँगा, ताकि किसी भी तरह की समस्या का एट ए टाइम समाधान किया जा सके। कार्यालय का माहौल मैं इस तरीके से रखूँगा जो जनता के लिए पूरी तरह से फ्रेंडली हो, जनता को किसी भी तरह की समस्या न हो। और हमारी प्राथमिकता की सूची में यह भी रहेगी कि कार्यालय के स्तर पर मैं एक टीम वर्क का उदाहरण प्रस्तुत कर सकूं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में योगदान दे सकूं। इस तरीके से आप उत्तर दे सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हमने बता दिया है। इसमें से अगर 50-60% भी आप बोल देते हैं, निश्चित रूप से आपका उत्तर अच्छा माना जाएगा। लेकिन सड़क और बिजली से शुरुआत कीजिए, उसके बाद स्थानीय समस्याओं की जानकारी के लेने के संदर्भ में बात कीजिए और उससे भी बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे। उसके बाद जो है प्रत्यक्ष जनता के संपर्क में, और जो चौथा जो आपका पॉइंट होगा, कार्यालय का अंदर का जो इन्वायरमेंट है ना, टीम वर्क टाइप का आपका इन्वायरमेंट है, या फिर जनता के लिए एक फ्रेंडली माहौल जो होना चाहिए। ये 4 स्तर पर अगर आप बात करते हैं तो शायद जो अन्य पोस्ट हैं वहाँ पर भी आप मेंटेन कर सकते हैं। अन्य पोस्ट के बारे में भी मैंने नोट्स दे ही दिया है, इसका भी नोट्स आप लोगों को मिल हो चुका है। अगला जो मैंने टॉपिक आज के लिए चुना है वह है, क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता प्रदान कर दी जानी चाहिए, और इसमें क्या क्या बाधाएं हैं। यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा, सर मेरा मानना है कि निश्चित रूप से भारत को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए सुरक्षा परिषद की, क्योंकि कारण यहाँ पर आपको देना होगा सिर्फ हाँ देना चाहिए और उसके बाद आप समाप्त कर देंगे, नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि क्यों देना चाहिए, है ना। आपको बताना है कि सर भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जनसंख्या के मामले में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लोकतांत्रिक देश में आप ये भी बोल सकते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सफल लोकतंत्र का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारत का मानवाधिकार का रिकॉर्ड जो है काफ़ी अच्छा रहा है। इसके अलावा जो आपको बोलना है, भारत के द्वारा यूएनओ के शांति मिशनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया है। हिंसाग्रस्त देशों में भारतीय शांति सैनिकों ने अपना सराहनीय योगदान दिया है। भारत की विदेश नीति जो है वह वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व के द्वारा की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 75 वर्षों में यूएनएससी के स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। 1945 की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं। निश्चित रूप से इसमें सुधार होना चाहिए। यह एक आपका बेहतर उत्तर हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर वो कौन कौन सी बाधाएं हैं जिसके कारण भारत को यूएनएससी की सदस्यता प्राप्त, परमानेंट मेंबरशिप नहीं प्राप्त हो पा रही है। आपको सिंपल बताना है कि सर यूएनएससी के जो पांचों स्थायी सदस्य हैं वे नहीं चाहते कि उनके वीटो पावर में, उनकी विशेष शक्तियों में किसी तरह का विभाजन हो। इसलिए वे भारत ही नहीं किसी अन्य देश को भी एंट्री देना नहीं चाहते। भारत तो प्रबल दावेदार है ही, इसके अलावा कई अन्य देश भी प्रबल दावेदार हैं, जैसे ब्राज़ील, जापान, जर्मनी इत्यादि देश भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते रहते हैं। इस आधार पर भी सदस्यता के विस्तार को रोका जाता है। पाकिस्तान, चीन, तुर्की जैसे देशों के साथ साथ कई अन्य ऐसे देश भी हैं जो भारत के स्थायी सदस्यता के प्रबल विरोध में रहते हैं। इसके अलावा जो एक और भी मुझे कारण प्रतीत होता है सर, कि भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हो पाई है, इतना मजबूत नहीं हो पाया है कि वे यूएनएससी के स्थायी सदस्यों पर और विश्व के अन्य देशों पर अपने स्थायी सदस्यता के लिए दबाव बना सकें। इस तरीके से आप उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न कोई भी हो, इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा कुछ भी पूछा जाए, बहुत ही रिलैक्स आपको रहना है। हर प्रश्न का उत्तर आपको आता है ना। 2 महीने की इस कोर्स के बाद, इस तैयारी के बाद निश्चित रूप से आप काफ़ी कॉन्फिडेंस
अपने आप में फील कर रहे होंगे। इसलिए तैयारी थोड़ा सा ज़रूरी है इंटरव्यू का। अगर इस तरीके से आप तैयारी कर लेते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं हर मुद्दे के लिए, हर टाइप के सिचुएशंस के लिए बहुत सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट रहते हैं, है ना। तो कुछ भी प्रश्न का स्वरूप चाहे कुछ भी हो, पॉइंट्स वही सब घूम फिर करके जो है वहाँ पर सेट हो जाते हैं। आईना के समक्ष बार बार बोलने का प्रयास करें, छोटे छोटे सेल्फी वीडियोज बनाएं जो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और विशेष डायरेक्शन के लिए 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। 11वीं जेपीएससी के जो कैंडिडेट हैं वो पीटी और मुख्य परीक्षा के लिए, कंप्लीट नोट्स के लिए, टेस्ट के लिए यथाशीघ्र ज्वाइन कीजिए। जेएसएससी सीजीएल के कैंडिडेट्स पेपर 3 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और समान रूप से यह उपयोगी होगा बीएसएससी सीजीएल के लिए। और जो झारखंड इंटरमीडिएट स्तर के वैकेंसीज आए हैं उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी होगा, क्योंकि चाहे आपका इंटरमीडिएट लेवल हो या फिर स्नातक लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, भरते तो सारे लोग हैं, है ना। चाहे वो आईएएस दे रहे हों, बीपीएससी दे रहे हों, जेपीएससी दे रहे हों, लेकिन भरेंगे सारे लोग, क्योंकि आपको पता ही है कि सरकारी नौकरी के प्रति किस तरीके का जुनून है, पहला, और दूसरा सीट्स की संख्या कितनी कम होती है। रहा बात नियोजन नीति का, तो नियोजन नीति में जो भी होना है 11 मई को तो हो ही जाएगा। और कोर्ट का रुख जैसा है और जो मौलिक अधिकारों की बात है, तो निश्चित रूप से झारखंड के जो अभ्यर्थी बाहर से इंटर या मैट्रिक करने के कारण फॉर्म को भरने से वंचित हो रहे हैं और झारखंड में पीढ़ी दर पीढ़ी से रह रहे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था तो गवर्नमेंट को करना ही चाहिए, है ना। इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करना था। आप लोग रिजल्ट का इंतज़ार हिम्मत के साथ कीजिए, सब अच्छा होगा और अगले चरण की तैयारी में फिर से लग जाइए। अब मॉक इंटरव्यू का चरण है। मॉक इंटरव्यू का आयोजन मैं करवा रहा हूँ, है ना। यह ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर परिणाम मेरे विचार से नहीं दे पाएगा, ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर परिणाम दे पाएगा। सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में